नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीडीयू के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है हिंदी अनुवाद द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 204, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न आपके पूरे सिलेबस पर आधारित हैं। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन के लेखक कौन हैं? ए है एलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर, बी है होरेस, सी है ड्राइडन और डी है जोरेम। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन के लेखक एलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता संस्कृति की है। यह संस्कृति सीखी जाती है, बी है संस्कृति एक जीवन विधि है, सी है संस्कृति परिवर्तनशील होती है, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं, तीनों संस्कृति की विशेषता बता रहे हैं, तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे संस्कृति में शामिल किया जाता है? ए है खान पान, बी है वेशभूषा, सी है रीति रिवाज, डी है उपर्युक्त सभी। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विकल्प हैं, तीनों को संस्कृति में शामिल किया जाता है। खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि से मिलकर के संस्कृति का निर्माण होता है, तो तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अनुवाद के लिए कितनी भाषाओं का होना आवश्यक है? ए है एक भाषा, बी है दो भाषा, सी है तीन भाषा और डी है चार भाषा। तो अनुवाद के लिए दो भाषाओं का होना जरूरी है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक होता है स्रोत भाषा और दूसरा होता है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। बी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, विश्व के समस्त संस्कृतियों के मध्य समन्वय संभव है? किसके माध्यम से समन्वय संभव है? ए है भाषा के माध्यम से, बी है सभ्यता के माध्यम से, सी है अनुवाद के माध्यम से, डी है इनमें से कोई नहीं। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवाद के माध्यम से विश्व के समस्त संस्कृतियों के मध्य समन्वय संभव है, तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अनुवाद संस्कृति को क्या करता है? आपको बताना है। यह उदार बनाता है, बी है समृद्ध बनाता है, सी है सहनशील बनाता है, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवाद जो है संस्कृति को उदार भी बनाता है, समृद्ध भी बनाता है और सहनशील भी बनाता है। छठे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अनुवाद का महत्व है। यह साहित्यिक विकास में, बी है सामाजिक विकास में, सी है सांस्कृतिक विकास में, डी है उपर्युक्त सभी। सातवें का डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तीनों क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है। अनुवाद साहित्य के विकास में भी सहायक होता है, समाज के विकास में भी सहायक होता है और संस्कृति के विकास में भी सहायक होता है, तो सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुभाषिक समाज है? इसमें से कौन सा समाज बहुभाषिक समाज है? ए है अमेरिका का समाज, बी है फ्रांस का समाज, सी है भारत का समाज और डी है ऑस्ट्रेलिया का समाज। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का समाज एक बहुभाषिक समाज है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, किस समाज में संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है? ए है एक भाषिक समाज में, बी है बहुभाषिक समाज में, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुभाषिक समाज में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है, ताकि विभिन्न भाषाओं के लोगों के मध्य जो है संपर्क स्थापित किया जा सके। जैसे भारत में हिंदी क्या है? संपर्क भाषा है। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर भी जाते हैं तो हिंदी के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद आवश्यक होता है। किन किन क्षेत्रों में आवश्यक होता है आपको बताना है। यह है व्यापारिक क्षेत्र में, बी है विज्ञापन के क्षेत्र में, सी है विज्ञान के क्षेत्र में, डी है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी क्षेत्रों में आवश्यक होता है। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व है। यह समाज को संगठित करने के लिए, बी है राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए, सी है सांस्कृतिक समन्वय के लिए, डी है उपर्युक्त सभी। 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों के लिए जो है बहुभाषिक समाज में अनुवाद का महत्व होता है, तो 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, बहुभाषिक समाज की भाषा और संस्कृति को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? यह है अनुवाद के माध्यम से, बी है विज्ञान के माध्यम से, सी है धर्म के माध्यम से, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो बहुभाषिक समाज होता है उसमें भाषा और संस्कृति को अनुवाद के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुवाद की जांच और परिमार्जन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ए है अनुरीक्षण, बी है पुनरीक्षण, सी है मूल्यांकन, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। जब कोई दूसरा व्यक्ति यानी जो अनुवाद करता है उसके अलावा दूसरा व्यक्ति जब अनुवाद की जांच करता है और उसमें सुधार करता है तो उस प्रक्रिया को पुनरीक्षण के नाम से जाना जाता है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक निम्न में से क्या करता है? ए है अनुदित पाठ का अवलोकन करता है, बी है मूल पाठ से तुलना करता है, सी है उसमें अपेक्षित संशोधन करता है और डी है उपर्युक्त सभी। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब पुनरीक्षक जो है पुनरीक्षण करता है तो इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरता है। अनुदित जो पाठ होता है उसको देखता है, मूल पाठ से उसका तुलना करता है और जो गलतियां होती हैं उसको सुधार भी करता है, उसमें संशोधन भी करता है। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अनुवाद का पुनरीक्षण किया जाता है, किस किस स्तर पर किया जाता है आपको बताना है। ए है शिल्प के स्तर पर, बी है कथ्य के स्तर पर, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवाद का पुनरीक्षण 2 स्तरों पर किया जाता है, एक शिल्प के स्तर पर और दूसरा कथ्य के स्तर पर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है अनुवादक और पुनरीक्षक अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, बी है अनुवादक और पुनरीक्षक पूरक होने चाहिए, सी है दोनों एक प्रतिभा और क्षमता के न हो, डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ए है स्रोत और लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बी है आत्मविश्वास होना चाहिए, सी है तटस्थता होनी चाहिए और डी है उपर्युक्त सभी। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुनरीक्षक में जो है तीनों गुण होने चाहिए, उसे स्रोत और लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसके भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए और वो तटस्थ होना चाहिए। तो डी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवाद प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? ए है पुनरीक्षण, बी है मूल्यांकन, सी है समीक्षा और डी है उपर्युक्त सभी। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण को शामिल किया जाता है। पुनरीक्षण जो होता है अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। तो 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एक पुनरीक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? ए है विषय का ज्ञान होना चाहिए, बी है भाषा विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, सी है तटस्थ भाव से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और डी है उपर्युक्त सभी। तो एक पुनरीक्षक में इन तीनों गुणों का होना आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक साहित्य में अनुवादक और पुनरीक्षक होने चाहिए। ए है एक जैसा होना चाहिए, बी है दोनों एक ही व्यक्ति होने चाहिए, सी है दोनों अलग अलग प्रतिभा के व्यक्ति होने चाहिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सृजनात्मक साहित्य में अनुवादक और पुनरीक्षक अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए और जो अलग अलग व्यक्ति होंगे दोनों अलग अलग प्रतिभा के होने चाहिए। सी ऑप्शन 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अनुवाद का परीक्षण करके गुण दोष आदि की जांच करना क्या कहलाता है? यह मूल्यांकन कहलाता है, बी है आलोचना कहलाता है, सी है समालोचना कहलाता है, डी है उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन कहा जाता है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण और मूल्यांकन में अंतर है, कौन सा अंतर है आपको बताना है। यह मूल्यांकन में गुण दोष की जांच की जाती है, पुनरीक्षण में सुधार भी किया जाता है। बी है पुनरीक्षण अनुवाद का अंतिम सोपान है, मूल्यांकन उसके बाद की क्रिया है, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोनों जो है पुनरीक्षण और मूल्यांकन में अंतर बता रहे हैं दोनों कथन, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छे अनुवाद के गुण हैं। ए है मूल निष्ठता, बी है पठनीयता, सी है बोधगम्यता और डी है उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छे अनुवाद में तीनों गुण होने चाहिए। अनुवाद जो है मूल निष्ठ होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए और बोधगम्य होना चाहिए। तो 23 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके माध्यम से अनुवाद की जांच होती है? ए है पुनरीक्षण के माध्यम से, बी है मूल्यांकन के माध्यम से, सी है दोनों के माध्यम से और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों माध्यम से अनुवाद की जांच होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अनुवाद कार्य का ऐसा अध्ययन जिससे अनुवाद की गुणवत्ता और स्तरीयता का पता चलता है क्या कहलाता है? यह पुनरीक्षण कहलाता है, बी है समीक्षा कहलाता है, सी है अध्ययन कहलाता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। समीक्षा कहा जाता है तो 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अनुवाद समीक्षा का सोपान है? यह मूल भाषा तथा लक्ष्य भाषा पाठ का विश्लेषण, सी है दोनों की तुलना, सी है भाषागत विशुद्धता का परीक्षण, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे जो 3 विकल्प दिए गए हैं तीनों अनुवाद समीक्षा के सोपान हैं, तो डी ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक भाषा के किस बिंदु पर ध्यान देता है? यह शब्द चयन पर ध्यान देता है, बी है वाक्य विन्यास पर, इसको विन्यास कर लीजिएगा, सी है व्याकरणिक अशुद्धियां पर और डी है उपर्युक्त सभी। 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक शब्द चयन, वाक्य विन्यास और व्याकरणिक अशुद्धियां सब पर ध्यान देता है। 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अनुदित पाठ की भाषा कैसी होनी चाहिए? यह जटिल होना चाहिए, बी है क्लिष्ट होना चाहिए, सी है सहज होना चाहिए और डी है संस्कारी होना चाहिए। 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुदित पाठ की भाषा सहज होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, साहित्य की दृष्टि से अनुवाद का महत्व है? यह भारतीय साहित्य के अध्ययन में सहायक, बी है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में सहायक, सी है तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में सहायक और डी है उपर्युक्त सभी। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्य की दृष्टि से तीनों कथन अनुवाद के महत्व को बता रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यह वेटिंग कहते हैं, बी है वेटर कहते हैं, सी है क्रिटिसिज्म कहते हैं और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुनरीक्षण को अंग्रेजी में वेटिंग कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका 30वीं का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है। ए है पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन, बी है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों। यानी अनुवाद मूल्यांकन की 2 पद्धतियां होती हैं, एक होता है पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन और दूसरा होता है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, किसी मूल पाठ के अनुवाद को स्रोत भाषा में पुनः अनुवाद करके मूल्यांकन करना कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाता है। यह पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन कहलाता है, बी है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन कहलाता है, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब किसी मूल पाठ का अनुवाद किया जाता है तो उस अनुवाद को पुनः जो है मूल भाषा में अनुवाद करके उसका परीक्षण करना पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन कहलाता है। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन में अनुवादक और पुनर्नुवादक होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही व्यक्ति होता है, बी है अलग अलग व्यक्ति होते हैं, सी है कोई भी हो सकता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवादक अलग होता है और पुनर्नुवादक अलग होता है। 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ए है भाषा पर, बी है पाठकों की अनुक्रिया पर, सी है मूल पाठ पर और डी है उपर्युक्त सभी। तो अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन जो होता है वो पाठकों की अनुक्रिया पर आधारित होता है। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुवाद मूल्यांकन का आधार है? यह क्लोज परीक्षण, बी है बोधन परीक्षण, सी है वाचन परीक्षण और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो विकल्प हैं तीनों अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा के प्रकार हैं। यह साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा, बी है साहित्येतर पाठ की अनुवाद समीक्षा, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवाद समीक्षा के 2 प्रकार होते हैं, एक साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा और दूसरा है साहित्येतर पाठ की अनुवाद समीक्षा। तो 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, किसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा रहा है? यह अनुवाद पुनरीक्षण को, बी है अनुवाद मूल्यांकन को, सी है अनुवाद समीक्षा को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद समीक्षा को एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा रहा है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
38 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करता है। पुनरीक्षण, बी है समीक्षक, सी है मूल्यांकनकर्ता और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पुनरीक्षण को पुनरीक्षक कर लीजिएगा। अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच जो है पुनरीक्षक भी करता है, समीक्षक भी करता है और मूल्यांकनकर्ता भी करता है। तो 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा का लाभ है। क्या लाभ है आपको बताना है। यह अनुवाद को स्तरीय बनाता है, बी है अनुवादक की क्षमता में वृद्धि करता है, सी है भाषा की क्षमता में वृद्धि करता है और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों लाभ जो है अनुवाद समीक्षा के लाभ हैं। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक अनुवाद का रूप है। यह पद्यानुवाद, बी है गद्यानुवाद, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्यिक अनुवाद के दो रूप होते हैं, एक हो गया पद्यानुवाद, दूसरा हो गया गद्यानुवाद। तो सी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुवाद सृजनात्मक और रचनाशील होता है। यह साहित्यिक अनुवाद, बी है सामाजिक अनुवाद, सी है विधिक अनुवाद और डी है प्रशासनिक अनुवाद। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्यिक अनुवाद जो होता है वो सृजनात्मक और रचनाशील होता है। तो 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, पद्यानुवाद में शामिल होता है। यह महाकाव्य, बी है खंड काव्य, सी है मुक्तक काव्य और डी है काव्य की सभी विधाएं। तो पद्यानुवाद में काव्य की सभी विधाएं शामिल होती हैं। 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, गीतांजलि की रचना की थी। किसके द्वारा गीतांजलि की रचना की गई थी। ए है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बी है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, सी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि की रचना की गई थी, जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ड्राइडन ने अनुवाद के कितने भेद किए हैं। ए है 2 भेद, बी है 3 भेद, सी है 4 भेद और डी है 5 भेद। तो ड्राइडन ने अनुवाद के कुल 3 भेद किए हैं। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, टिटलर के अनुवाद का सूत्र है। टिटलर ने अनुवाद के कुल 3 सूत्र दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा टिटलर के अनुवाद के सूत्र हैं। यह अनुवाद में मूल भाव का अनुरक्षण होना चाहिए, बी है शैली मूल के अनुरुक्त होनी चाहिए, सी है मूल वाली सुबोधता होनी चाहिए, डी है उपर्युक्त सभी। तो यही 3 सूत्र टिटलर ने अनुवाद के दिए हुए हैं। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किसने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का एकांतवासी, वियोगी और श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया है। यह श्रीधर पाठक ने, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी है गिरधर शर्मा ने और डी है उपर्युक्त सभी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक के द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद किया गया है। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, किसने बंगला कवि माइकेल मधुसूदन की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। इसको अनुवाद कर लीजिएगा। ए है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है श्रीधर पाठक ने, सी है मैथिली शरण गुप्त ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किसने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया है। ए है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी है रामचंद्र शुक्ल ने, सी है निराला ने और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, किसने बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत से नाटकों का अनुवाद किया है। यह जयशंकर प्रसाद, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, रेत समाधि किसकी रचना है। यह गीतांजलि श्री, बी है अनामिका, सी है ममता कालिया और डी है मन्नू भंडारी। तो रेत समाधि गीतांजलि श्री की रचना है। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।